नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। घाटी में पिछले 12 घंटों के अंदर लश्कर जैश के 5 आतंकी ढेर। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी बोले कि एक हिंदुत्ववादी ने मारी थी गांधी जी को गोली। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा असर। 3 फरवरी के बाद फिर से बढ़ सकती है ठिठुरन। सीएम योगी का सपा और बसपा पर हमला। कहा भाजपा ने जाति मजहब की दीवार तोड़कर बुलंदशहर का विकास किया। मदन कौशिक ने साधा निशाना। कहा राम के नगर में गए थे, अब कुएं में चले गए हैं हरीश रावत। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया है। आईजीपी कश्मीर ने जानकारी दी है कि पिछले 12 घंटों में 2 मुठभेड़ में पाकिस्तान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहब्बत के 5 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि पिछले 12 घंटों में पुलवामा में 4 और बडगांव में 1 आतंकी मारा गया है। मारे गए लोगों में जैश कमांडर आतंकवादी जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के नैरा इलाके में और मध्य कश्मीर के बडगांव जिले के चार शरीफ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी जब तलाशी ले रहे थे तभी छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं कल अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर भी हत्या कर दी थी। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। साल 1948 में आज के ही दिन यानी कि 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज के खास दिवस को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान पूरा देश बापू को याद करके 2 मिनट के लिए मौन भी उन्होंने रखा और महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया। ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के बाद 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के लिए उद्देश्य महारैली स्थित कुतुब मीनार बख्तियार काकी दरगाह गए थे। उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में जल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को भी संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भावना और एकता का संदेश दिया था। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भी अब तक बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से जो जारी किया गया पूर्वानुमान ने एक बार फिर से ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। इसके चलते उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी के शुरुआती सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 2 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में पहुंच सकता है। इसके चलते 2 से 4 फरवरी के बीच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ठंड से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है। यहाँ दिन के समय में अच्छी धूप निकल रही है, जिस कारण शीतलहर की स्थिति कम होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार 3 फरवरी तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पारे में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही यहां फिर से ठिठुरन बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। सीएम योगी ने लिखा कि आज मैं मां गंगा यमुना की अविचल बहती धाराओं के मध्य स्थित बुलंदशहर की
महाभारतकालीन ऐतिहासिक धरा पर आप सबके बीच रहूंगा। जिस प्रकार मां गंगा बिना भेदभाव के सबका कल्याण करती हैं, उसी प्रकार भाजपा ने भी जाति मजहब की दीवारों को तोड़कर बुलंदशहर का समग्र विकास किया है। पहले की सरकारों में बुलंदशहर का किसान सम्मान और सुविधा से वंचित था, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों का मान बढ़ाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,86,680 कृषकों को 558.86 करोड़ की धनराशि प्रदान कर आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। खुशहाल किसान हमारी प्रतिबद्धता है और बुलंदशहर के युवाओं को मेडिकल शिक्षा हेतु पलायन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 254 करोड़ की लागत से बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी की स्मृति में हुआ है और यह जनपद विश्व स्तरीय गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर आगामी विकास की नई गाथा लिखेगा। पहले की सरकारों में हाशिए पर जा चुके बुलंदशहर की नायाब शिल्पकारी के प्रतीक सिरेमिक उत्पादों को भाजपा सरकार ने ओडीओपी के माध्यम से बढ़ावा दिया है। शिल्पकारों को 51 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किया गया है। वह कांच, लकड़ी, कपड़ा सहित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्हें वैश्विक पहचान भी दिलाई गई है। बुलंदशहर में भाजपा सरकार अनाथ, निराश्रित एवं श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के हेतु 71.16 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करवा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर रामनगर विधानसभा सीट से बदलकर लाल कुआं से उतारने पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नगर में गए हरीश अब कुएं में चले गए हैं। कौशिक पत्रवार्ता के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, वहां टिकट बदले जा रहे हैं। कौशिक ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अटल ने उत्तराखंड बनाया और पीएम मोदी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने कभी अल राज्य आंदोलन का समर्थन नहीं किया, राज्य निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उन पर कांग्रेस मौन ही नहीं संलिप्त भी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास कभी पक्षधर नहीं रही, बल्कि वह स्कैम की जननी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों के 10 साल घपले, घोटाले और स्टिंग ऑपरेशन के रहे हैं। उन्होंने कभी विकास का खाका नहीं खींचा। नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन सरकार में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस राज्य में रक्षा बजट जो है वो घटा दिया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, घाटी में पिछले 12 घंटों के अंदर लश्कर जैश के 5 आतंकी ढेर। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी बोले कि एक हिंदुत्ववादी ने मारी थी गांधी जी को गोली। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा असर, 3 फरवरी के बाद फिर से बढ़ सकती है ठिठुरन। सीएम योगी का सपा और बसपा पर हमला, कहा भाजपा ने जाति मजहब की दीवार तोड़कर बुलंदशहर का विकास किया। मदन कौशिक ने साधा निशाना, कहा राम के नगर में गए थे, अब कुएं में चले गए हैं हरीश रावत। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले, चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे, चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता, चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले, चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए, चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। यूपी के चुनावी संग्राम में भाजपा अब अपने सबसे बड़े ब्रांड को उतारने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली वर्चुअल होगी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने रैली के लिए नमो ऐप के जरिए सुझाव भी लोगों से मांगे हैं। पीएम मोदी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जाट लैंड से करने जा रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से प्रभावित रहा है। वहां सपा रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्चुअल रैली में मोदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली,
बागपत और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से भी मुखातिब होंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि जनभागीदारी और जन विश्वास में ही लोकतंत्र की ताकत निहित है। यूपी के 5 जिलों के लिए होने वाले वर्चुअल रैली में आपकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस रैली के लिए आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर अवश्य साझा करें। पार्टी सूत्रों की माने तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश में लगातार रैलियां करेंगे। यदि आयोग रैलियों से रोक नहीं हटाता है तो पीएम के ये कार्यक्रम वर्चुअल ही होंगे। पहली रैली में 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों को लिया गया है। इन जिलों में पार्टी द्वारा अपने 100 संगठनात्मक मंडलों पर स्क्रीन लगाकर कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से पीएम मोदी को सुनने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा पार्टी द्वारा जो एलईडी वैन विधानसभा क्षेत्रों में भेजी गई है, उनके जरिए भी लोग प्रधानमंत्री भाषण सुन सकेंगे। पार्टी ट्विटर, फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे सुनवाने की व्यवस्था कर रही है। कोरोना के साए में यह विधानसभा चुनाव तमाम बंदियों के साए में रहा है और चुनावी रैलियों, सभाओं, रोड शो जैसे भीड़ वाले कार्यक्रम पर चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रोक लगा रखी है। समीक्षा के बाद आयोग इस पर फैसला भी लेगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि अखिलेश और योगी के बीच की लड़ाई सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है, ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में है। ओवैसी ने कहा कि यह सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है, लड़ाई इस बारे में है कि योगी या अखिलेश के बीच कौन बड़ा हिंदू नेता है। दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बारे में बात करता है। ओवैसी ने यूपी के पूर्व मंत्री बाबूल सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और पिछले दलित अल्पसंख्यक समुदाय के एक अखिल भारतीय निकाय के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से गठबंधन की भी घोषणा की है। ओवैसी ने कहा कि गठबंधन करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इससे पहले शनिवार को ओवैसी ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत सभी दलों ने फैसला किया है कि बाबू सिंह कुशवाहा संयोजक होंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो वह पहले 2-2.5 साल के लिए हमारे मुख्यमंत्री होंगे और शेष 2.5 वर्षों में हमारे पास दलित सीएम होंगे। इसके अलावा 3 डिप्टी सीएम होंगे, 1 मुस्लिम समुदाय से, 2 पिछड़े समुदाय से होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस केवल मुसलमानों से वोट चाहते हैं लेकिन उन्हें चुनावी टिकट देने में संकोच करते हैं। उन्होंने उन पर आरोप भी लगाए और कहा कि ये जो पार्टियां हैं ये सत्ता की लोभी पार्टियां हैं। बक्सर में हुई जहरीली शराब से मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बक्सर में खाजे कला पुलिस की छापेमारी में बरामद 100 लीटर से ज्यादा कच्ची स्प्रिट और 2 भाइयों की गिरफ्तारी के तार नालंदा और छपरा में हुई जहरीली शराब कांड से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि बक्सर के अलावा नालंदा और छपरा में भी यहीं से ले जाई गई स्प्रिट से शराब बनाई गई थी, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई है। और उत्पाद एवं निबंध विभाग के सूत्रों के मुताबिक बक्सर में शराब पीने से हुई मौतों के मामले की जांच के आधार पर पुलिस ने खाजे कला में छापेमारी की। यहां 100 लीटर से ज्यादा कच्ची स्प्रिट भी बरामद हुई है। वहीं सैनिटरी की दुकान चलाने वाले भाइयों संजीव कुमार और विजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की छानबीन में यह बात सामने आई है कि बक्सर के अलावा नालंदा और छपरा में जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं उनके लिए शराब बनाने की स्प्रिट यहीं से ही गई थी। जहरीली शराब से जहां मौत हुई थी वहां बरामद स्प्रिट की जांच में मिथेनाइल मिलने की भी पुष्टि हुई है। पटना सिटी में जो स्प्रिट मिली है उसमें भी यही है। इसका इस्तेमाल फिनाइल या सैनिटरी के जुड़े सामान बनाने में, पेंट आदि में किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के आपसी संबंधों को आगे ले जाने व नए लक्ष्य निर्धारित करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया में हो रहे अहम बदलावों के मद्देनजर देशों के आपसी संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में उम्मीद जताई है। इजराइल के साथ भारत की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है, जैसा कि भारत का मूल स्वभाव रहा है। सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है और पनपा भी है। साथ ही उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। आज जब दुनिया में अहम परिवर्तन हो रहे हैं तब भारत इजराइल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा अवसर
और क्या हो सकता है जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इसी वर्ष मना रहा है और इजराइल अगले साल अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत और इजराइल की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज लोगों से की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नमन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को खोखला कर सकती है। बाल पुरस्कारों पर पीएम मोदी ने कहा कि कोशिश करने से सभी सपने साकार हो जाते हैं। इस बार ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 11 बजे की जगह 11:30 बजे शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री का रेडियो संबोधन हर महीने के आखिरी रविवार को होता है और आज का कार्यक्रम साल 2022 का पहला कार्यक्रम है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता आ रहा है और लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? यह काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना चाहिए, जल्द से जल्द करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे बापू जी की पुण्यतिथि है और 30 जनवरी को यह दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया है। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी है, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। घाटी में पिछले 12 घंटों के अंदर लश्कर जैश के 5 आतंकी ढेर। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी बोले कि एक हिंदुत्ववादी ने मारी थी गांधी जी को गोली। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा असर। 3 फरवरी के बाद फिर से बढ़ सकती है ठिठुरन। सीएम योगी का सपा और बसपा पर हमला। कहा भाजपा ने जाति मजहब की दीवार तोड़कर बुलंदशहर का विकास किया। मदन कौशिक ने साधा निशाना। कहा राम के नगर में गए थे, अब कुएं में चले गए हैं हरीश रावत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ है और राजद ने सभी 24 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि राजद ने सिर्फ केंद्र की राजनीति में कांग्रेस का समर्थन दे रखा है। तेजस्वी यादव शनिवार को उन्होंने कहा कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है और सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस से तालमेल का कोई सवाल ही नहीं है। इस संबंध में वाम दलों से बातचीत हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि सब लोगों ने देखा है कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में क्या हुआ। हमने कांग्रेस से कहा कि उपचुनाव में एमएलसी चुनाव पर एक साथ बात कर ली जाए, लेकिन उधर से क्या हुआ ये सब लोगों ने देखा है। अब राजद ने फैसला कर लिया है कि एमएलसी चुनाव वाम पार्टियों के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने राजद से बातचीत को लेकर अभी दिल्ली में ही वो रुके हुए हैं। तेजस्वी के बयान को लेकर पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर झा ने कहा कि उन्हें तेजस्वी के बयान की जानकारी फिलहाल नहीं है। ऐसी कोई बात होगी तो वो उसकी जानकारी कांग्रेस आलाकमान को देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा के संकेत दिए जाने के 2 दिन बाद शनिवार को प्रदेश के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगले सीएम चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की है। राहुल गांधी ने पंजाब दौरे के दौरान कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेकर मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेंगे। इसके तहत युवा कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के नाम पत्र लिखकर चन्नी का नाम घोषित करने की भी अपील की है।
युवा कांग्रेस के नेता अंगद दत्ता ने पत्र में लिखा कि चन्नी राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम है और उन्हें ही अगला सीएम घोषित किया जाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के कुछ ही माह में चन्नी ने राज्य के विकास के लिए विभिन्न नीतियां पेश की हैं। दत्ता ने लिखा कि उनके कार्यकाल में केवल 100 दिन हैं और राज्य सरकार राज्य में नशे की दवाओं के खतरे से निपटने के प्रयास वो दिखा रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़िता के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की, शैक्षणिक संस्था स्थापित किए, खाद्यान्न की खरीद। युवा कांग्रेस नेता ने कर्मचारी कल्याण, उद्योगों को लाभ, काराधन का बोझ कम करने और सामाजिक न्याय व अधिकारिता और जल आपूर्ति पर स्वच्छता, राजस्व एवं पुनर्वास और परिवहन के लिए चन्नी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया है। शिवसेना नेता सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सामना अपने रोक टोक कॉलम में लिखता है कि पीएम मोदी के इर्द गिर्द व्यापारियों का मेला है और मोदी ने राजनीति को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। पीएम मोदी ने राजनीति को उत्सव का स्वरूप दिया है जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। सामना में कहा गया है कि चुनाव में इससे पहले पैसे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देखा गया है। उन बीजेपी नेताओं को पूनम महाजन जो है क्या बोलेंगी। संजय राउत ने रोक टोक कॉलम में आर के लक्ष्मणम द्वारा निकाले गए कार्टून का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी नेता पूनम महाजन को करारा उन्होंने जवाब भी दिया है। राउत ने लिखा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक आर के लक्ष्मण की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी जिस पर पूजन महाजन ने जो है उनसे सवाल पूछा था। वो एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और दूसरी कुर्सी पर पैर रखे हुए थे। वहीं बीजेपी के प्रमुख नेता सीट बंटवारे की फाइल लेकर खड़े हैं और लिखा है कि बैठिए बाजू के छोटे स्टूल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने शनिवार को अमृतसर पूर्वी सीट से अपना नामांकन भरा। इस दौरान सिद्धू ने अपनी एनआरआई बहन सुमन तूर के बयान को विरोधियों की ओछी हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घटिया राजनीति करने के लिए उनकी मां को कब्र से बाहर निकाल लाए हैं। सिद्धू शनिवार सुबह अमृतसर ईस्ट विधानसभा हलके से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में रिटर्निंग अधिकारी के सामने पहुंचे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सिद्धू ने मीडिया से भी बात की। सिद्धू ने अपनी बहन सुमन तूर के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वह इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता है, मगर उनकी बहन का बयान उनके विरोधियों की घटिया राजनीति का सबूत है। सिद्धू कभी इतना नहीं गिर सकता है और ना ही अपनी मां को कीचड़ में गिराएगा। अब सुमन के आरोपियों का विरोध का जवाब देने के लिए 40 साल पहले गुजर चुकी अपनी मां को दोबारा नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को सब पता है और चुनाव में लोग इस तरह की घटिया राजनीति का जो हरकत का जवाब भी देंगे। उन्होंने मीडिया के सामने विक्रम मजीठिया, सुखविंदर बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अकाली दल अपने नीतियों के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार उन्हें इतनी सीटों पर भी जीत नहीं मिलने वाली। पंजाब के लोग जानते हैं कि शियत ने गुंडागर्दी, अकाली नेताओं ने पहले लड़की को छेड़ा और फिर जब लड़की के बचाव को उसका एएसआई पिता सामने आया तो उसे गोलियां मारकर भून दिया गया। कृषि कानून रद्द करवाने के लिए दिल्ली में डटे किसानों ने अब पंजाब की राजनीति में किला फतेह करने की ठानी है और इसके लिए किसान नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से पार्टी भी बनाई है। किसानों को यहां राजनीति पारी खेलने के लिए कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में गुरनाम सिंह चुड़ूनी ग्रुप से गठबंधन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब ये आ रही है कि किसानों की पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उनमें से एक दिन सरकारी छुट्टी है। पार्टी की रजिस्ट्रेशन ना होने और चुनाव चिन्ह ना होने की वजह से चुनाव मैदान में प्रचार के लिए जा रहे उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ गई है। अगर 2 दिन में पार्टी पंजीकरण और चिन्ह ना मिला तो उम्मीदवारों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो आजाद उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में उतरे। 22 जत्थेबंदियों ने पंजाब में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिस पर कई लोगों ने उन्हें समर्थन भी दिया था। संयुक्त समाज मोर्चा ने जब चुनाव में हिस्सा लेने का मन बनाया था तो उन्होंने आवेदन मांगे थे और इस दौरान 2373 लोगों ने आवेदन भी किया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।
आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, घाटी में पिछले 12 घंटों के अंदर लश्कर जैश के 5 आतंकी ढेर। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी बोले कि एक हिंदुत्ववादी ने मारी थी गांधी जी को गोली। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा असर, 3 फरवरी के बाद फिर से बढ़ सकती है ठिठुरन। सीएम योगी का सपा और बसपा पर हमला, कहा भाजपा ने जाति मजहब की दीवार तोड़कर बुलंदशहर का विकास किया। मदन कौशिक ने साधा निशाना, कहा राम के नगर में गए थे, अब कुएं में चले गए हैं हरीश रावत।